नमस्कार। राष्ट्रवंदन राष्ट्रवंदन के अंतर्गत आज अखंड भारत का चिंतन करेंगे। उत्तरम यद समुद्रस्य हिमाद्रैश्चैव दक्षिणम वर्षम तत् भारतम नामः भारती यत्र संतति। विष्णु पुराण। पराशर जी की लिखी हुई किताब आज से 5000 वर्ष पहले अखंड भारत का एक चित्र दिया गया है, जो हिंद महासागर से पूरा ऊपर और हिमालय के दक्षिण में जो भूभाग है, जहां पर भारतीय नाम की आबादी लोग रहते हैं, वह देश भारत है। 1909 में ब्रिटिश साम्राज्य का जो भारत था, उसमें जो गजेटियर्स उनके थे, उनके जो राजपत्र में जो मानचित्र है, उस मानचित्र को भी देखें तो आज का जो म्यांमार है, बांग्लादेश है, नेपाल है, तिब्बत है, पाकिस्तान है और श्रीलंका है, ये सब भारत के मैप में है। इसीलिए एक बार अखंड भारत, सांस्कृतिक भारत और एकात्म भारत का हम राष्ट्रवंदन करेंगे। श्रीलंका 1505 में पोर्चुगीज यहाँ पर आए थे और 17वीं शताब्दी से डच का आना प्रारंभ हुआ व्यापार के सिलसिले में। लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य का जो मद्रास प्रेसिडेंसी है, उसके अंतर्गत 1795 से लेकर 98 तक यह मद्रास प्रेसिडेंसी के अंतर्गत रहा और बाद में इसे ब्रिटिश साम्राज्य ने एक अलग कॉलोनी बनाकर फिर उसमें काम करना शुरू किया और 1948 तक ये भारत साम्राज्य का यानी इंडियन इंपीरियल गवर्नमेंट का ही ये हिस्सा रहा है और भारत से अलग कर 4 फरवरी 1948 को सेलोन के नाम से स्वतंत्र देश घोषित किया गया। इसमें सबसे पहले सोलोमन भंडारनायके, जो सेलोन का पहला प्रधानमंत्री चुना गया, वैसे वो चौथा प्रधानमंत्री थे लेकिन चुनाव में पहले चुने गए और 1956 में उन्होंने केवल सिंगली भाषा ही प्रमुख रहेगा ये घोषित कर दिया, जिसके कारण बहुसंख्यक जो वहां पर उस समय तमिल भाषी थे, उन सबको सरकारी नौकरियां, व्यापार, राजनीतिक आदि सभी से उनको मुक्त कर दिया गया। बाद में उसी समय बौद्ध धर्म को ही राष्ट्रीय धर्म घोषित कर दिया गया, जिससे हिंदू मत अमान्य हो गए। लेकिन 1959 में सोलोमन की हत्या एक बौद्ध मॉन्क ने कर दिया, क्योंकि वो पूरा ही रशिया के अंतर्गत वो काम कर रहे थे, इसलिए उनका विरोध हुआ। तो उनकी पत्नी श्रीमती श्रीमावो भंडारनायके ने 21 जुलाई 1960 को पदग्रहण जब किया, तो उसके बाद उन्होंने समाजवादी अर्थनीति को लागू करके पहले रूस और बाद में चीन के साथ संबंध मजबूत कर लिया। आज भी श्रीलंका पर चीन का ही अधिक प्रभाव है। 1826 से ही बर्मा ब्रिटिश भारत साम्राज्य का अंग रहा है। भारत से अलग कर 4 जनवरी 1948 को बर्मा, जो वर्तमान में म्यांमार के नाम से है, को स्वतंत्र घोषित किया गया। पुरातात्विक प्रमाणों से म्यांमार में मानव सभ्यता अत्यंत प्राचीन है। लगभग 21,000 से भी पुराना उसका इतिहास है। लेकिन जो विधिवत यहाँ पर ही जो शासन मिलते हैं, वो 1044 ईस्वी से 1077 तक राजा अनावीरहता बर्मा के साम्राज्य का अंग था। यानी राजा जो उस समय थे, उनका ही ये अंग था। 1057 में राजा के पुत्र जो शासन कर रहा था उस भूभाग का, उसकी अनुमति से मौन बुद्ध मत का प्रारंभ हुआ और उसी मत के द्वारा, यानी बुद्ध मत के द्वारा, वहां वर्मा लिपि प्रारंभ किया गया। बाद में ये बर्मा हो गया, क्योंकि राजा अनावीरहता जो है, उन्होंने ही इसको वहां पर ये किया था। बाद में 1084 से लेकर 1112 के बीच में राजा केंजिंता
ने अनेक भव्य विशाल मंदिर और कुछ पगोड़े जो बौद्धों के हैं उनके भी बनवाए। उनमें से अभी भी अनेक मंदिर जो बौद्ध मठ बन गए हैं वो देखे जा सकते हैं। बंगाल के सशस्त्र मित्र वाहिनी सेना ने 16 दिसंबर 1971 को भारतीय सेना के सहायता से 90,000 पाकिस्तानी युद्ध अपराधियों को बंधक बनाकर स्वयं को स्वतंत्र घोषित किया। बंगाल में मुसलमान 12वीं शताब्दी में अरब व्यापारियों द्वारा लाया गया। पहले सूफी धर्म का प्रचारक, फिर मुस्लिम आक्रांता ने इस्लाम को इस पूरे भूभाग में फैलाया। 1204 में तुर्क सेनापति बख्तियार खिलजी ने सेन राजवंश के राजा सेन पर आक्रमण करके उसे बर्बाद कर लूटपाट कर इस भूभाग को हथियाया। 15वीं शताब्दी से यहाँ यूरोप के व्यापारियों का आना जाना शुरू रहा और 1757 में आधिकारिक तौर पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पलासी युद्ध के बाद इस पर अपना कब्जा जमाया। अंग्रेजों ने 1905 में बंगाल को इस्लाम के आधार पर 2 भागों में बांटा, जिसका पूरे भारत में विरोध हुआ और उसके कारण 1911 में इस कानून को वापस लिया गया। लेकिन अंग्रेजों के मन में खुन्नस था। जब भारत को स्वतंत्रता करना था तब अंग्रेजों ने फिर से इस्लाम धर्म के आधार पर भारत का विभाजन पाकिस्तान बनाया, जिसमें बंगाल को भी 2 भाग करके मुस्लिम बहुल्य बनाकर पूर्वी बंगाल को पाकिस्तान को दे दिया। पहले ये बंगाल पूर्वी प्रांत बना, पाकिस्तान का पूर्वी पाकिस्तान प्रांत बना और बाद में बंगाल को पूर्वी पाकिस्तान करके ढाका को उसका राजधानी बनाया। अवामी लीग ने, चूंकि पाकिस्तान के आर्मी, पाकिस्तान के ऑफिसर्स बंगाल पर बहुत अत्याचार कर रहे थे, बहुत ही तकलीफ दे रहे थे, इसी कारण अवामी लीग ने भारत में बंगाल का एक निर्वाचित सरकार का गठन किया। पूर्वी पाकिस्तान के कुश्ती जिला के मुजीब नगर में निर्वाचित सरकार ने आधिकारिक तौर पर शपथ ग्रहण किया, जिसका पहला प्रधानमंत्री तजुद्दीन अहमद को बनाया गया। अगले 9 महीने तक बंगाल मुक्ति आंदोलन चलता रहा। जनरल एमएजी उस्मानी के नेतृत्व में 11 क्षेत्रों में बांग्लादेश सेना का गठन कर सामान्य नागरिक और मुक्ति वाहिनी सेना के द्वारा गुरिल्ला पद्धति से संघर्ष छेड़ा गया। बाद में भारतीय सेना का भी इन्हें सहयोग मिला। तिब्बत, वास्तव में तिब्बत जो है द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका, ब्रिटेन यानी जो उस समय जो भारत था, भारत का जो जनरल गवर्नर था, और चाइना, इन तीनों ने तिब्बत को स्वतंत्र देश घोषित किया था। चूंकि तिब्बत की भाषा, उसकी लिपि, उसके रहन सहन, उसका खान पान, वो सब चीन से बिल्कुल नहीं मिलता है। इसके कारण इसे अलग देश घोषित किया गया। तिब्बत अत्यंत प्राचीन देश रहा है। ये माना जाता है कि जब से मानवीय सभ्यता भारत में रही है तब से ये तिब्बत भारत का अभिन्न एक अलग प्रांत रहा है। राजा सोंगस्थान गंपो 604 ईस्वी से 650 ईस्वी तक यारलुंग नदी के दोनों तटों को, जो तटीय क्षेत्र थे, उनको संगठित करके तिब्बत साम्राज्य का स्थापना किया था। उनके सुधार के अनेक उपायों के कारण तिब्बत बड़ा और विकसित होकर बहुत शक्तिशाली बन गया। उनकी पत्नी, पहली पत्नी जो नेपाल की राजकुमारी थी, ने भी तिब्बत में बौद्ध मत को प्रारंभ करवाया था। चीन के बार बार झगड़े से तंग आकर तिब्बत ने 763 ईस्वी में आक्रमण कर तत्कालीन चीन के साम्राज्य को पदच्युत कर राजधानी चांगहान पर कब्जा कर लिया। बाद में उसी राजवंश के एक अन्य राजकुमार को राजा बनाकर और वहां से निकल गए। 1207 में चीन पर मंगोलों का राज था, तब तिब्बत उनके साथ मधुर संबंध रहे। इसी कारण जब 1279 में चंगेज खान ने चीन पर आक्रमण किया तो तिब्बत उसके सेना आक्रमण से बचा रहा। 1279 में ही जब चीन पर मंगोल राजवंशी का शासन रहा, तब भी दोनों अलग देश और मधुर संबंध रहे।
दोनों ने ही चीन पर राज किया, इसलिए दोनों अलग अलग देश मानते रहे एक दूसरे को। मंगोल ने तिब्बत को कभी भी चीन का हिस्सा नहीं माना। 1950 में जब दलाई लामा का निर्वाचन हुआ ही था, तब पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने तिब्बत पर आक्रमण करके कब्जा कर लिया और 17 बिंदुओं पर एक समझौता करके आधिकारिक तौर पर तिब्बत को चीन का हिस्सा बना दिया और बदले में तिब्बत को थोड़ी स्वायत्तता प्रदान किया, ऑटोनोमसता का उसको प्रधानता किया। लेकिन 1950 में जब चीन कब्जा किया तो कम्युनिस्ट लोगों ने वहां पर ही नए सांस्कृतिक सुधार के नाम पर जबरदस्ती लागू करके लोगों को धर्म से च्युत करने लगे। इसमें 10 लाख से ज्यादा तिब्बती बौद्ध मारे गए और 6000 से भी ज्यादा बौद्ध मठ और विहारों को ध्वस्त कर दिया गया। इस भयंकर अत्याचार से बचकर 1959 में युवा दलाई लामा अपने कुछ शिष्यों के साथ तिब्बत से पलायन कर भारत में आए और अब उनका निर्वासित सरकार भारत के धर्मशाला में चल रहा है। अफगानिस्तान 19 अगस्त 1919 को ब्रिटिश भारत का साम्राज्य से अलग कर एक स्वतंत्र देश घोषित किया गया। अफगानिस्तान में हिंदू अत्यंत प्राचीन काल से ही हैं। ईसा से 330 वर्ष पूर्व मैसेडोनियन के जो आक्रांता सिकंदर ने इस भूभाग पर भयंकर अत्याचार कर कब्जा कर लिया था। हिंदू राजा आम भी उस समय थे वहां पर, और बाद में जब सेल्यूकस नेक्टर ने आक्रमण किया और चंद्रगुप्त से पराजित हुआ तो उसने चंद्रगुप्त को अपनी बेटी हेलेन और 500 हाथियों के बदले ये अफगानिस्तान का जो राजा अम्बी से उन्होंने छीना था उसे चंद्रगुप्त को दे दिया। और चंद्रगुप्त के समय से ही 322 से लेकर 185 ईसा पूर्व तक यहाँ पर बौद्ध मत प्रारंभ हुआ। पाकिस्तान कहते हैं कि पाकिस्तान का जो क्षेत्र है वो बिल्कुल ही गलत तरीके से बना हुआ है। इंडस रीजन जो है, इंडस और हिंदुकुश जो पर्वत की श्रृंखलाएं हैं उस क्षेत्र में, वहां पर ये पूरा प्रांत है। और विशेष करके जो सिंधु घाटी की जो सभ्यता है उसमें फैला हुआ क्षेत्र है। यानी हिंदुओं का ये अत्यंत प्राचीन क्षेत्र रहा है, जहां सिंध प्रांत भी है। यानी 2500 से लेकर 1500 ईसा से पूर्व तक ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के शासन में रहा है। यानी 4500-5000 वर्ष पूर्व का हिंदुओं का इतिहास वहां पर मिलता है। भारत के विभाजन के जो नायक हैं मोहम्मद इकबाल, जो 1930 में कांग्रेस के लीग अधिवेशन में उन्होंने एक प्रस्ताव रखा और कहा कि भारत से अलग कर पाकिस्तान बनाया जाना चाहिए। ये वही मोहम्मद इकबाल है जो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत लिखा था। ये वही मोहम्मद है जो बाद में भोपाल छोड़कर और ये लाहौर चला गया और पाकिस्तान बनाने में इसकी भूमिका बड़ी रही है। इसका कॉन्सेप्ट क्या पाकिस्तान बनाने का? तो पंजाब प्रांत से जहां मुस्लिम बहुल है पूरा पंजाब ले लें, अफगानिस्तान को पूरा ले लिया जाए क्योंकि वहां मुस्लिम है, कश्मीर ले लिया जाए जो बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, और सिंध, और इस प्रकार से बलूचिस्तान, ये मिला करके एक पाकिस्तान, इसका नाम उसी प्रस्ताव में यानी 1930 के जो प्रस्ताव रखा था मोहम्मद इकबाल ने, उसने ये प्रस्ताव किया था। और 1931 की जो गोलमेज सम्मेलन हुआ उसमें पाकिस्तान की ओर माने मुस्लिम लीग की ओर से जो आगा खान सम्मिलित हुआ था, उसने इस गोलमेज सम्मेलन में इसका चर्चा किया। यानी इस पाकिस्तान का निर्माण कैसे होगा, यानी पंजाब, अफगानिस्तान, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान को मिलाकर पाकिस्तान बनाने का चर्चा गोलमेज सम्मेलन में 1931 में किया। मुस्लिम लीग का वर्किंग कमेटी ये एक्टिव हुआ
फिर उसके बाद 1931 से लेकर 9 वर्षों के बीच में मुस्लिम लीग बहुत सक्रिय रहा और 1940 में उनकी एक प्रकार से जो वर्किंग कमेटी है वही उनका कैबिनेट यानी मंत्रिमंडल उन्होंने बनाया और रक्त रंजित हिस्सा से नए पाकिस्तान निर्माण के पहले जनरल गवर्नर मोहम्मद अली जिन्ना 11 अगस्त 1947 को पद ग्रहण करते हुए पहला भाषण दिया और 14 अगस्त 1947 को भारत का विधिवत विभाजन हो गया। यानी 11 अगस्त को मोहम्मद अली जिन्ना जनरल गवर्नर बनाए गए पाकिस्तान के और 14 अगस्त को विधिवत उसकी घोषणा किया गया। यानी मोहम्मद अली जिन्ना के डायरेक्ट एक्शन नीति के कारण पंजाब, सिंध, बलूच और कश्मीर में 24 लाख से ज्यादा हिंदुओं का कत्लेआम किया गया। पाकिस्तान के निर्माण से वहां से हिंदुओं को पलायन करना पड़ा और इस प्रक्रिया में 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग बेघर हो गए और लाखों ने प्राण गंवाए और लाखों घायल अधमरे हुए। लेकिन जब हिंदुओं तो आ गए वहां से, लेकिन भारत से जब मुसलमानों को जाने की बारी आई तो मोहनदास करमचंद गांधी ने मुसलमानों को पाकिस्तान जाने से रोका, उनके लिए यहाँ पर व्यवस्थाएं की, उनकी सेवाएं की, उनकी सुरक्षा का ध्यान करते हुए उन मुसलमानों की रक्षा में लगातार मोहनदास करमचंद गांधी रहे, जिन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान मेरे लाश के ऊपर बनेगा। लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई और उन्होंने मुसलमानों को पाकिस्तान जाने से रोका और उनकी सेवा और उनका शरणार्थी शिविरों को रक्षा कर रहे थे। लेकिन तभी संघ उस समय लगा था, जो लोग पाकिस्तान से और बांग्लादेश से आए हिंदू खटकर पीटकर, उन सब की रक्षा दिल्ली में संघ ने किया था, जिससे प्रसन्न होकर स्वयं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1963 में 26 जनवरी को प्रसिद्ध परेड में 3,500 लोगों का भाग लेने का अनुमति दिया। जो रिपब्लिकन डे परेड में 1963 में 3,500 स्वयंसेवकों ने पूर्ण गणवेश और बैंड वाद्य के साथ में पार्टिसिपेट किया। नेहरू के ही आमंत्रण पर यह कार्यक्रम हुआ। ये पाकिस्तान क्यों आज फिर से भारत में मिलेगा, पाकिस्तान क्यों अखंड भारत की हम आज बात कर रहे हैं, और जिस अखंड भारत के बारे में ऋषि अरविंद ने कहा है, कभी विवेकानंद ने भी इशारा किया था कि भारत अखंड होगा, उसका कारण क्या है? तो उसके कारण आज के जो आधुनिक पत्रकार हैं, कई प्रकार के लोग हैं, उन्होंने काफी आर्टिकल्स लिखा है। उसमें से एक आपको बताते हैं। डॉक्टर पीटर अंडरहिल और डॉक्टर वीके कश्यप ने 23, 24, 25 जून 2006 को डारमाउंट जो एमए सम्मेलन हुआ था, उसमें जेनेटिकल साइंटिस्टों की एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुए थे। उसमें उन्होंने उस सम्मेलन में जो जनसंख्या आनुवांशिक डाटा प्रस्तुत किया, उसका जो पुरातत्व और खगोलीय साक्ष्य थे, इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि भारतीय सभ्यता और इसकी मानवता आबादी जो है वो पूर्णतः स्वदेशी है, यानी इंडिजिनस है, यानी इंडियन जो मॉलिक्यूल्स है, यानी जो उसका क्रोमोसोम है, वाई क्रोमोसोम है, ये इंडिजिनस है। ये कोई अफ्रीका से आया या कोई ऑस्ट्रेलिया से आया या वहां से आया हुआ नहीं है, यहां से पूरी दुनिया में गया है, ये उन्होंने साबित किया। वास्तव में भारतीय उपमहाद्वीप के भीतर मूल लोग और संस्कृति, यहां तक कि दुनिया के सबसे बाकी हिस्सों में, विशेष रूप से यूरोप और एशिया के आनुवांशिक, भाषाई, सांस्कृतिक मूल के जो लोग हैं, उनके भी जो संभावित पूल भारतीय ही हैं। आनुवांशिक शोध में जनसंख्या आनुवांशिक प्रमाण मिले हैं, जिसे जनसंख्या आनुवांशिक क्षेत्र के अग्रणी 2 शोधकर्ता, जिन्हें मैंने बताया, डॉक्टर पीटर अंडरहिल और डॉक्टर वीके कश्यप ने कई प्रमाण प्रस्तुत किए और उनका परिणाम आमतौर पर यह है कि भारतीय सभ्यता की उत्पत्ति भारत में हुई है और ये जो आर्यन आए थे, आक्रमण किए भारत पर और उन्होंने द्रविड़ों को पीछे ठेला, ये सिद्धांत का बिल्कुल खंडन होता है। इसको उन्होंने जेनेटिकली प्रूफ किया। इसी संदर्भ में
डॉक्टर फारूक सलीम जो पाकिस्तानी पत्रकार है और एक माइक्रोबायोलॉजी के भी वो जानकार व्यक्ति है, उन्होंने एक लेख लिखा और अक्सर उनके बहुत से लेख हैं, लेकिन उन सब लेखों का जो जीस्ट है वो बताते हैं आपको। भारतीय और पाकिस्तानी दोनों का वाई क्रोमोसोम जो हैप्लो ग्रुप है, जो खास करके मार्क 124 है, वो एक ही है, समान है। यानी पाकिस्तानी लोगों के जो वाई क्रोमोसोम और भारतीय लोगों के वाई यानी जो मॉलिक्यूल्स है वो एक ही है। हमारा डीएनए मॉलिक्यूल सीक्वेंस यानी अनुक्रम जो होते हैं क्रोमोसोम में वो एक है। हमारा संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारा रीति रिवाज, हमारे बंधु बांधव सभी समान ही है। हम एक ही सिनेमा देखते हैं, एक ही गाना गाते हैं। ऐसा क्या है भारतीयों में जो हम में नहीं, भारतीयों में है और हम में नहीं है? हम सब एक ही मूल के हैं। ये डॉक्टर फारूक सलीम जो है ये कई बार कहे हैं, अनेक लेखों में इनका आया है। इसी को आतिश तासीर जो है वो वास्तव में जो पाकिस्तान के गवर्नर थे, बाद में जिनकी हत्या हो गई, उनका पुत्र है। उन्होंने एक किताब लिखा है स्ट्रेंजर्स टू हिस्ट्री, ये सन्स जर्नी थ्रू इस्लामिक लैंड। एक किताब है, बड़ा प्रसिद्ध हुआ, बड़ी कंट्रोवर्सी हुई। उस किताब में उन्होंने लिखा, जैसे जैसे भारत का उदय हुआ, लेकिन पाकिस्तान की शुरुआत एक कवि के रूप में बर्बादी और दिवालियेपन के रूप में हुई। यानी ये जो कवि की जो यहाँ पर उन्होंने कहा है, ये मोहम्मद इकबाल के बारे में कहा है। उन्होंने कहा कि मोहम्मद इकबाल क्या जानता है? मोहम्मद इकबाल ने जो पाकिस्तान बनाया किस आधार पर बनाया? वो तो शराब पी के पड़े रहते हैं। यानी काफी इसमें मैं बताना नहीं चाहता हूं, लेकिन उन्होंने ये बात कही कि बर्बादी को ही लाया, दिवालियापन को लाया। ये लेख काफी पुराना है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तानी सेना ने मुंबई पर 2008 के लश्कर तैयबा के हमले का सक्रिय रूप से समर्थन किया। यानी पाकिस्तान बना ही है विरोध के रूप में, ये उनका आतिश ताशीर का कहना है। सेना के दोहरेपन का खुलासा एटाबाबाद के गद्दार गरारी शहर में ओसामा बिन लादेन की हत्या में भी हुआ। यानी पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधियों का, तालिबान का, उसका निर्माण, उसका अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का वित्तीय पोषण, परमाणु रहस्य एक आकर्षक व्यापार के रूप में कर रहा है, ऐसा उनका कहना है। यह एक ऐसी संस्कृति को अस्वीकार करने के लिए मजबूर किया जा रहा है जिसे आप सहजता से हिस्सा मानते हैं। यानी लोग भारतीय संस्कृति को ही अपना हिस्सा मानते हैं और पाकिस्तान में ये दबाव डाला जा रहा है कि इसको आप अस्वीकार करो। ये एक संस्कृति जो बॉलीवुड के माध्यम से पाकिस्तानी को अपने घरों में दैनिक अपना होने का अनुभव कराती है। यानी उसका कहना है कि जो फिर वही बातें हैं, भारत के जो रख रखाव, रीति रिवाज, वो सारा भी हमारा भी वही है। हालांकि दोनों अलग अलग लेखक हैं। एक रिजवान सलीम है जो अमेरिकन सेंटिनल अखबार के सह संपादक हैं और न्यूयॉर्क ट्रिब्यून के बहुत सालों तक समीक्षक रहे और जो कैपिटल हिल्स के बहुत वर्षों तक संवाददाता भी रहे। यानी अमेरिका में पत्रकारिता का उनका बहुत अच्छा अनुभव है। उन्होंने अनेक बार पाकिस्तान और भारत के बारे में लेख लिखते रहे हैं और विशेष करके जब बाबरी मस्जिद 1992 में ये ध्वस्त हुआ था, उस समय उन्होंने एक लेख लिखा था राम जन्मभूमि आंदोलन के बाद। उनके कई लेख आए हैं उसके बाद, लेकिन उन्होंने उसे कॉन्सेप्ट के ऊपर में एक लेख लिखा था। उसमें उनका कहने का जो बिंदु था वो बिंदु मैं आपको यहाँ बताता हूँ। अनेक इस्लामिक आतंकवादी आक्रांताओं ने हिंदुओं के अनगिनत मंदिरों को तोड़ा, उनकी मूर्तियों को टुकड़े किए, राजाओं के महलों किलों को ध्वस्त किया, उनके सांस्कृतिक धरोहरों को तहस नहस किया, लाखों की संख्या में हिंदू पुरुषों की हत्या की और उनकी महिलाओं को उठाकर ले गए। लेकिन अनेक हिंदुओं को यह नहीं लगता कि बाहरी विदेशी आक्रांता मुस्लिम दरिंदों ने एशियाई ऐतिहासिक विनाश किया। पृथ्वी के सबसे मानसिक रूप से उन्नत विकसित सभ्यता, सबसे समृद्ध उत्कृष्ट संस्कृति और रचनात्मक समाज को बर्बाद किया। ये आज भी भारत के बहुत से हिंदुओं को लगता ही नहीं कि ऐसा कोई बाहरी विदेशी लोगों ने कोई नुकसान भारत को किया है। ये स्वयं रिजवान जो है अमेरिका में रह रहे हैं, अभी हैं जीवित वो, उनको ये कहना है और उन्होंने बहुत से लेख लिखे हैं इसके बारे में। उनका फिर कहना है कि यह सिर्फ राजनीतिक कारणों से नहीं है। यानी जो
बाबरी मस्जिद की घटना हुई, अभी जो राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ, भूमि पूजन हुआ, वो केवल एक राजनीतिक कारण नहीं है। उनका कहना है यह सिर्फ राजनीतिक कारणों के लिए नहीं है कि हिंदू अयोध्या में, वाराणसी में बाबरी मस्जिद, अयोध्या में वाराणसी में बाबरी मस्जिद, ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा ईदगाह के स्थलों पर भव्य मंदिरों का निर्माण करना चाहते हैं। राम मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर और कृष्ण मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए राजनीतिक रूप से सक्रिय हिंदुओं के प्रयास हैं। केवल 3 प्रकरण है 1000 साल लंबे हिंदू संघर्ष के लिए अपनी संस्कृति और धर्म को विदेशी आक्रांताओं से मुक्त पुनः प्राप्त करने के लिए यह संघर्ष है। यानी ये केवल पॉलिटिकल नहीं है, बल्कि 1000 ईयर्स, 1000 वर्षों से अपने सांस्कृतिक जो पुनर्प्राप्ति के लिए ये आंदोलन है। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद का विध्वंस हिंदुओं के सदियों पुराने संघर्ष में उनकी धर्म केंद्रित संस्कृति और राष्ट्र को फिर से स्थापित करने के लिए केवल एक प्रकरण था। यानी वो ये मानते हैं कि भारत का जो संस्कृति है वो धर्म केंद्रित है और वो पॉलिटिक्स से बहुत ऊपर है, और इसलिए हजारों साल से, 1000 साल से वो लड़ते रहे और उसको ध्वस्त करके उन्होंने पुनः उसको प्राप्त किया। और पूरे हिंदुस्तान में सैकड़ों प्राचीन मंदिरों की मरम्मत या पुनर्निर्माण और उसके मूल प्राचीन गौरव को बहाल करने के लिए हिंदू सांस्कृतिक गौरव को पुनः स्थापना करने का इंतजार कर रहे हैं। यानी वो ये कह रहे हैं कि केवल एक मस्जिद तोड़ दिया और कोई भूमि पूजन हो गया, इतने से नहीं है, बल्कि ये पूरे जो 30,000 से ज्यादा मंदिर तोड़े गए हैं उन सबको ये वापस लेंगे, क्योंकि ये बहुत ही उन्नत मानसिकता के लोग हैं। एक हाफिज ये भी मोहम्मद हैं जो डायरेक्टर हैं अल बराक बैंक के, और अल बराक बैंक एक प्रकार से काफी बड़ा बैंक है, बहुत पैसा है और सब गलत लोगों का पैसा वहां ज्यादा है। उस बैंक के डायरेक्टर ने एक थीम स्पीच, एक बहुत महत्वपूर्ण भाषण दिया। उसका मैं थोड़ा सा जिस्ट आपको बताता हूं, ये सारे नेट में उपलब्ध हैं, आप चाहे तो देख सकते हैं। विश्व में यहूदी जनसंख्या 14 मिलियन है और विश्व में मुस्लिम जनसंख्या 1.5 बिलियन है। 14 मिलियन है, 1.5 करोड़, लगभग 1.4 करोड़, और 1.5 बिलियन मतलब 150 करोड़, 1.5 करोड़ और 150 करोड़ मुस्लिम है। विश्व में हर 5वां इंसान मुसलमान है, हर एक हिंदू पर 2 मुसलमान है, हर यहूदी के लिए 107 मुसलमान है। फिर भी 14 मिलियन यानी कि 1.5 करोड़ यहूदी अधिक शक्तिशाली है 150 करोड़ मुसलमानों की तुलना में। और 57 मुस्लिम देशों में केवल 500 विश्वविद्यालय है। अकेले संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में 5,758 विश्वविद्यालय और अकेले भारत में 8,407 विश्वविद्यालय हैं। ये उनका आंकड़ा है, हफीज मोहम्मद का आंकड़ा है। और उन्होंने बाद में कहा कि वे शक्तिशाली क्यों है, यानी हिंदू और यहूदी ये शक्तिशाली क्यों है और उनसे मुसलमान कम क्यों है। तो उनका कहना है कि हमने ज्ञान के उत्पादन में उपयोग नहीं किया, ज्ञान को मानव विकास में हमने नहीं लगाया और हमने ज्ञान का उत्पादन करने की क्षमता खो दी। तो फिर उन्होंने रिक्वेस्ट किया, वहां जो ऑडियंस थे उनसे रिक्वेस्ट किया, अपने को और अपने बच्चों को शिक्षित करिए, एजुकेट करिए। और ये भाषण उनका कोई विदेशों में नहीं, पाकिस्तान में हुआ ये भाषण उनका, और पाकिस्तानी बुद्धिजीवियों के बीच में उनका ये हुआ। और उन्होंने कहा हमारी जीत हमारे ज्ञान, हमारी रचनात्मकता और हमारी साक्षरता के कारण है। यानी इनडायरेक्टली उन्होंने कहा कि हमारा ज्ञान, हमारी रचनात्मकता यानी हमारी संस्कृति और हमारी साक्षरता यानी कि हम भारतीय मूल के हैं, ये समझने ये बात उन्होंने कही है। लेकिन चूंकि पाकिस्तान में वो खुलकर नहीं बोल सकते सरकारी कार्यक्रम में, इसलिए उन्होंने इसको दूसरे ढंग से कहा। लेकिन ये बहुत प्रसिद्ध माना गया है। और इसलिए जब पाकिस्तान में रहने वाले जो चिंतक है, अभी आप सब टीवी में देखते होंगे तारिक फतेह का जो आता है, तारिक फतेह ने भी कई बार कहा है कि सिंध के बिना हिंद कैसा। और ये तो 400-300 साल पहले सब मुसलमान बने हैं, 250 साल पहले के मुसलमान है। तो पहले तो हिंदू थे, मैं भी हिंदू था, मेरे भी माता पिता कहीं उत्तर प्रदेश में थे, वो घूमते हुए इधर आए, फिर बाद में हम लोग सिंधी हो गए।
तो ऐसे कहने वाले बुद्धिजीवी, लिखने वाले, बोलने वाले और ओपिनियन मेकर्स जो आज अमेरिका में है, कनाडा में है, सऊदी अरेबिया में है, अन्य अन्य देशों में है, वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान अननेचुरल क्रिएशंस है और ये कवि की सनकीपन पर ये पाकिस्तान बना है, हमें फिर से वापस भारत में मिलना चाहिए। इसीलिए भारत फिर से अखंड होगा, ये पूरा विश्वास है। अखंड भारत का मानचित्र आपके सामने में है और ये 1000 वर्षों से ये युद्ध चल रहा है। अनाम लोग, अनेक लोग, जिनका बहुत से नाम अभी उपद नहीं, और अनगिनत लोग, लाखों लोग देश के लिए अपना बलिदान दिया है, प्राण न्यौछावर किया है भारतीय संस्कृति, भारतीय रक्षा के लिए। और केवल हम लोग नहीं कह रहे हैं ये बात खुद पाकिस्तान में रहने वाले जो 300 वर्षों से मुस्लिम है वो लोग कह रहे हैं कि हजारों वर्षों से भारतीय लोग अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। तो 1000 वर्षों से जिन लोगों ने भी अखंड भारत के लिए बलिदान किया है, उन सबको आज श्रद्धापूर्वक श्रद्धांजलि प्रणाम करता हूं। वंदे मातरम। धन्यवाद।